एक आदमी होटल में खाना खा रहा था और इसी बीच में एक महिला होटल के अंदर प्रवेश कर रही थी। खाना खाते हुए व्यक्ति की नज़र उस महिला पर पड़ जाती है। जैसे ही वो उस महिला को देखता है, अब तुरंत ही अपना खाना छोड़ देता है। खाना छोड़कर सीधा होटल के मैनेजर के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ी देर के लिए वेटर बनना चाहता हूँ। दरअसल जो महिला सामने बैठी हुई है, मैं उससे खाने का ऑर्डर लेना चाहता हूँ। जैसे ही होटल मालिक को ये बात पता चलती है तो उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे होटल की रिपुटेशन खराब हो जाएगी। इससे उसने समझाने की कोशिश की और थोड़ी ही शब्दों में उसने एक ऐसी बात बताई कि होटल मालिक मना नहीं कर पाता है। इसी बीच में वो कहता है कि साहब, हो सकता है कि आपको पुलिस भी बुलानी पड़ जाए। जैसे ही होटल मालिक ने बात सुनी, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम जाकर वहाँ ऑर्डर लो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। इसी बीच में वो व्यक्ति पुलिस से बात करता है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो खाना छोड़कर गया था, उस महिला के पास सामने जाता है, जाकर कहता है कि मैडम, ये रहा मेन्यू कार्ड, आपको खाने में क्या क्या चाहिए, आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही उस महिला की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, वो व्यक्ति वो महिला आपस में एक दूसरे को एक टकटकी लगाकर देख रहे थे। कोई बोलने की स्थिति में नहीं था। हालांकि उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि मैडम, आपको खाने में क्या चाहिए। इसी बीच में उस महिला ने उस होटल को यहाँ से छोड़ने का तुरंत ही प्लान बनाया और जैसे ही उस महिला ने अपनी सीट को छोड़कर यहाँ से जाने की कोशिश की तो तुरंत ही वो व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता है और जो होटल का मेन गेट होता है उसको बंद कर देता है। और वो कहता है कि मैडम, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं, जब तक आप खाना नहीं खाओगी, जब तक आप अपना ऑर्डर नहीं दोगी, आप यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती हैं। यहाँ थोड़ी बहस शुरू हो जाती है। जो होटल के अंदर लोग मौजूद थे वो भी सब देख रहे थे कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। कुछ ही देर की बात थी, 5 या 7 मिनट का समय ही बीता था। तुरंत ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है और जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस को भी एक छोटी सी कहानी सुना दी गई थी। इसी बीच में पुलिस ने उस महिला को अपनी हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेने के बाद वो चली जाती है। दरअसल ये व्यक्ति जिस महिला से बातचीत कर रहा था, वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की खुद की पत्नी है। पत्नी की 4 महीने पहले अचानक ही मौत हो चुकी थी। गायब होने के बाद उसके बाद उस व्यक्ति को लगभग उसी की वजह से 2 साल सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ी और करीब 2 साल तक वो अदालत के पीछे चक्कर काट रहा था इंसाफ के लिए। और हो सकता है कि उसको कोई बड़ी सज़ा हो सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 और 2001 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका था। दरअसल जो कहानी आगे सामने आती है, उस बात को देखकर जज भी हैरान रह जाते हैं। जज भी ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि संभवतः भारत के इतिहास में ये तीसरा या चौथा ऐसा केस हो सकता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं दिलीप यादव और आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के जिला मैसूर की। दरअसल मैसूर के 5वें अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश गुरुराज समक्कलवर दरअसल वो सुनवाई कर रहे थे। 2 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक वकील उनके सामने पेश होता है, कहता है कि हुजूर, मैं आपके सामने एक नोटिस नहीं दे सका, मैं सूचना नहीं दे सका, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मैं किसी को कटघरे में पेश करना चाहता हूँ, आपके सामने किसी को लाना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा कि ये पहले आप सूचना क्यों नहीं दे रहे थे। उसने कहा कि ये जो व्यक्ति जिनको मैं लेकर आ रहा हूँ वो अचानक ही मिल चुका है, इसीलिए हमारे पास वक्त नहीं था और अगर आपने आज उसको अपनी अदालत में पेश नहीं करवाया तो हो सकता है कि कल को कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। तो जैसे ही जज साहब ने ये बात सुनी, उसने कहा कि ठीक है, लेकिन दूसरा जो वकील था वो साफ साफ इनकार करने लगता है कि ये बिना नोटिस के आप ऐसे कैसे किसी को ला सकते हैं। लेकिन जब जज साहब का ऑर्डर हो जाता है तो आखिरकार जज साहब के सामने कटघरे में जो था एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। एक तरफ एक महिला खड़ी है, दूसरी तरफ एक पुरुष खड़ा होता है। दरअसल जो पुरुष है उसका नाम है कुरुवारा सुरेश और सामने उसकी जो महिला खड़ी हुई है उसका नाम है मल्लिगे। मल्लिगे से नाम पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो शुरुआत में तो इधर उधर के नाम बताती है,
बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब वकील ने उससे सख्ती से पूछा, कड़ाई से पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो वो कहती है कि मेरा नाम मल्लिगे है। और उसके पिता का नाम, उसने कहा कि मेरे पिता का नाम स्वर्गीय राम है और माँ का नाम, उनकी माँ का नाम गौरी है। जैसे ही ये उसने नाम अपनी माँ का, अपने पिता का, अपना खुद का बताया, जज साहब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जज साहब कहते हैं कि आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल 2025 है, आप क्या आज अप्रैल फूल की बातें कर रहे हैं? दरअसल आज अप्रैल फूल का डे नहीं है, यहाँ एक कैसी बातें हो रही हैं। तभी वकील कहता है कि आज जज साहब, भले आज 1 अप्रैल नहीं हो, लेकिन आज 2 अप्रैल है और जो इसने कहा है बिल्कुल सच है। दरअसल जज साहब इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो महिला कटघरे में खड़ी हुई थी वो 4 साल 4 महीने पहले मर चुकी थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। उसके जो शव था, उसका जो लाश मिली थी, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका था एक रीति रिवाज के हिसाब से। और ये महिला जिंदा कैसे हो सकती है? यही बात सोचकर जज साहब ने कहा था कि आज कोई अप्रैल फूल तो नहीं है। अब इसके बाद फिर एक कहानी लोगों के सामने आती है। हर कोई इस कहानी को जानकर हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरवारा सुरेश, और जो कि रहने वाला है कुड़ाकू जिला, जो कि कर्नाटक प्रदेश में लगता है। थाना है कुशलनगर और इलाका लगता है उसका, जो रहने वाला है बसावन हल्ली का रहने वाला होता है सुरेश। दरअसल उसकी शादी होती है साल 2001 में। उस महिला का नाम होता है मल्लिगे। मल्लिगे से उसकी शादी हो जाती है। ज़िंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी। दोनों कुली का काम करते थे, लोगों का बोझा ढोते थे और अपना घर चलाया करते थे। धीरे धीरे वक्त आगे बीत जाता है और 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं उन दोनों के। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, अचानक दिसंबर 2020 की ये बात है, मल्लिगे अचानक लापता हो जाती है। और ऐसी लापता होती है कि उसका पति सुरेश उसको हर जगह तलाश करता है। अब चाहे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, जहाँ जहाँ वो काम करते थे या जो जो लोग उनके संपर्क में थे, हर किसी से संपर्क किया जाता है। लेकिन इस मल्लिगे का कहीं अता पता नहीं चलता है। 2 बालक होते हैं, 2 बालकों का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पति भी परेशान हो जाता है और बाकी परिवार के लोग जो होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार सुरेश नज़दीकी पुलिस स्टेशन कुशलनगर पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बीवी जो है दिसंबर 2020 से अचानक से लापता हो गई है, आप उसको ढूंढवाने में मेरी मदद कर दीजिए। पुलिस वालों ने उसे ढूंढने में मदद की, कोशिश की, लेकिन उस महिला का जब कहीं अता पता नहीं चलता है तब वो गुमशुदगी में FIR दर्ज कर लेते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। दिसंबर का वो महीना था, साल 2020 की बात है, और ऐसे ही करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लगातार महीने गुजर रहे थे। अब जुलाई 2021 की ये बात है, अचानक ही पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक जिला मैसूर का लगता है और मैसूर जिले का एक थाना लगता है बिट्टा डापुरा। बिट्टा डापुरा में एक इलाका है, एक एरिया है पेरियापटना। दरअसल पेरियापटना में एक महिला की लाश मिलती है। उस महिला की उम्र लगभग बताई जा रही थी कि 34-35 साल के आसपास। जब उस महिला की लाश मिलती है तो उसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और जांच पड़ताल करने में जुटने के बाद ये कोशिश कर रही थी इस महिला की शिनाख्त हो सके, इसके बारे में पता चल सके। लगभग यहाँ से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर एक और थाना था जहाँ पर एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अब से लगभग 9 महीने पहले ये लाश मिलती है, जुलाई 2021 में। अब पुलिस वालों ने इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए उस कुशलनगर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और वहां जाने के बाद जिस व्यक्ति ने, यानी कि सुरेश ने, एक FIR दर्ज कराई थी, सुरेश को पूछताछ के लिए लेकर आती है। जो महिला के तन पर कपड़े मिले थे, चूड़ियाँ मिली थी या बाकी सामान, ज्वेलरी वगैरह जो मिली थी, उसको दिखाया जाता है और दिखाने के बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि जो तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी, तो क्या ये तुम्हारी पत्नी की लाश तो नहीं है? क्योंकि लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, काफ़ी मात्रा में वो कंकाल बन चुकी थी, इसीलिए समझ पाना मुश्किल था। और इसी बीच में एक FIR दर्ज की जाती है और FIR दर्ज कराने वाला कोई और नहीं था, जो मलगे की माँ गौरी FIR दर्ज कराती है। ये बिट्टा डापुरा में जब FIR दर्ज होती है, मुकदमा अपराध संख्या 145/2021
आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब पुलिस के सामने कोई और सस्पेक्ट नहीं था सिवाय इस सुरेश के। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है, बातचीत करती है, उधर पुलिस ने उस कंकाल को, उस सड़े गले शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है तो पता चलता है कि सर में कोई भारी वस्तु मारी गई है, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो चुकी है। अब सुरेश से लगातार पूछताछ की जा रही थी। सुरेश ने इधर उधर की बातें बताना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से उससे पूछा, पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछा, तो वो तोते की तरह बिल्कुल पढ़ने लगता है, बताने लगता है। दरअसल वो कहता है कि सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। अब इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को, सुरेश को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो लगभग 2 साल तक सलाखों के पीछे रहता है। इधर उसके दोनों बच्चे, इधर उसकी माता, उसके पिता, सब के सब परेशान थे। ये सलाखों के पीछे रहता है और उसने इस बीच में जमानत के लिए कई बार अर्जी भी दी, लेकिन उसकी जमानत याचिका कई बार खारिज भी हो चुकी थी। आखिरकार उसे 2 साल के बाद जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद वो अपने काम में जुट जाता है। जैसे वो काम कर रहा था वैसे काम करने लगता है, यानी कि कुली का काम करने लगता है, अपने बच्चों को पालना शुरू कर देता है। सितंबर 2022 में ये मामला अदालत की ट्रैक पे आ जाता है और इसकी सुनवाई शुरू हो जाती है। जब तक तारीखें पड़ती हैं तब तक सुरेश को अदालत में पेश होना पड़ता था और इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी और धीरे धीरे करके वक्त कब आगे बढ़ता जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है। आखिरकार 1 अप्रैल 2025 की ये बात है। एक होटल के अंदर ये महिला, जिसका नाम मल्लिगे होता है, वो खाना खाने के लिए आई थी। पहले से इसका पति वहाँ पर मौजूद था। अचानक ही पति की नज़र पत्नी पर जब पड़ती है तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसकी हत्या के इल्ज़ाम में वो सलाखों के पीछे गुजार चुका है लगभग 1.5 या 2 साल के आसपास, और जिसके लिए वो अदालत के चक्कर काट रहा है, वो जिंदा कैसे हो सकती है। दरअसल उसने तो ये अदालत और पुलिस के सामने स्वीकार भी किया था, लाश भी देखी थी, सब कुछ था, तो ये जिंदा कैसे हो सकती है। अब उसके पास जाता है और जैसे ही उस महिला के पास जाता है तो महिला ने यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल के मालिक ने पहले से ही पुलिस को बुला लिया था। पुलिस ने इस महिला को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद अब इस महिला को अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल 2025 को जैसे ही अदालत में पेश किया जाता है, अदालत की कटघरे में खड़ी हुई थी, तो सब के सब लोग कह रहे थे कि ये तो जिंदा है, यानी कि भूत अदालत में आज पेशी पर आया है। हर जगह अखबारों में यही खबर प्रकाशित होती है कि भूत अदालत में पेशी के लिए आया है और जो मर चुका है वो जिंदा कैसे हो सकता है। जब जज साहब को यकीन नहीं हो रहा था, जब जज साहब ने पूछा कि वो लाश मिली थी, दरअसल वो किसकी लाश थी, अगर ये जिंदा है तो, और फिर ये भी पूछा जाता है कि अगर जब शिनाख्त की जा रही थी, चूड़ी, कपड़े, चप्पल, इन सब के आधार पर तुमने उसकी शिनाख्त कैसे की। तभी वो पुलिस के सामने, जज साहब के सामने पुलिस को भी देखता है सुरेश और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, और जज साहब को समझने में जरा भी देर नहीं लगती है कि जब ये घटनाक्रम हुआ होगा, जब इस पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया होगा, तो जाहिर सी बात है इस सुरेश के साथ ज़्यादती की गई होगी, ज़बरदस्ती की गई होगी, मारा गया होगा, पीटा गया होगा और इससे ज़बरदस्ती उगलवाया गया होगा कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है। इस महिला से पूछा कि वो कपड़े तुम्हारे थे कि नहीं, क्योंकि वो कपड़े भी दिखाए गए थे, दिखाए जाते हैं। वो साफ साफ इनकार कर देती है कि जज साहब वो कपड़े उसके नहीं हैं, वो उसकी चूड़ी नहीं है, वो उसकी चप्पल नहीं है, ये सामान उसका है ही नहीं। तो वो सामान किसका था। अब जज साहब यही पुलिस वालों से पूछते हैं और उस जिले की पुलिस को, साथ ही उस एसओ को और उस टीम को जिसने इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, उसको कुछ समय दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके, यानी कि 17 अप्रैल 2025 तक इस बात की जानकारी चाहिए कि वो लाश किसकी थी, साथ ही वो कपड़े किसके थे, क्या तुमने सुरेश के साथ मारपीट करके, उससे ज़बरदस्ती करके उस कहीं जुर्म तो कबूल नहीं करवाया था, इस बात का जवाब चाहिए। अब इस बात की जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है, सोशल मीडिया पर आती है, तो हड़कंप मच जाता है। फिर जज साहब ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, संभवतः भारत के इतिहास में
या तो ये तीसरा मामला होगा या फिर चौथा मामला ऐसा है। जब पत्नी की मौत होती नहीं है और पति को किसी की लाश को दिखा करके ये इसके मर्डर केस में ज़बरदस्ती पुलिस उसे कहलवा देती है और उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। इस मामले में ये भी जब जांच पड़ताल की गई इस महिला की, क्योंकि ये इसको दफनाया गया था, शायद ये बताया जाता है क्रिश्चियन है, तो ये उसको दफनाया गया था, तो इसलिए उसका जो बिसरा था वो प्रिजर्व कर लिया जाता है। उसकी डीएनए रिपोर्ट भी जब आती है तो पता चलता है कि उसकी डीएनए रिपोर्ट उन बच्चों से मैच नहीं करती है, यानी कि मल्लिगे के जो बच्चे होते हैं उनसे मैच नहीं होती है। तो इससे पता चलता है कि वो लाश मल्लिगे की थी ही नहीं, वो किसी और की लाश थी। उसके बावजूद भी एक बेकसूर आदमी लोगों के सामने खासकर वो हत्या का दंश झेलता है कि वो हत्यारा है, साथ ही वो दंश झेलता है। उसके बच्चे अपनी माँ की वजह से 3-4 साल तक परेशान रहते हैं। उसके पिता समाज के लोगों के सामने ताने सुनते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से वो हर तरीके से परेशान रहता है। सहज ही इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हालांकि अदालत इस व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन पुलिस अपने बचाव में ज़रूर कोई ना कोई कहानी पेश कर देगी। हालांकि इस व्यक्ति सुरेश के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को 2 साल जेल हुई है और साथ ही ये परेशान भी रहा है, एक उचित मुआवजा भी चाहिए और जो भी इसमें दोषी है, हर किसी आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को बहुत ज़्यादा नुकसान जो हुआ है। तो हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं जज साहब इस मामले को जितना गंभीरता से ले रहे हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। वो जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई और भविष्य में ऐसी नज़ीर ना बन सके। जब इस महिला के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये 4 साल तक कहाँ लापता थी, तो पता चलता है कि इस महिला का किसी व्यक्ति से अफेयर था और अफेयर की वजह से ये चुपचाप घर से निकल जाती है बिना किसी को बताए हुए, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि 1-2 बच्चे हैं और साथ ही पति शायद इसे जाने नहीं देगा। हालांकि पुलिस की जांच का विषय है ये वाकई किसी के साथ गई थी या नहीं गई थी, किसके साथ थी किसके साथ नहीं थी, लेकिन जैसा उस महिला ने किया है वो वाकई आश्चर्यजनक है, सोचने पर मजबूर करने वाला है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। और जाते जाते जैसे कि इस महिला ने जो किया है वो वाकई न केवल अपने पति को धोखा दिया बल्कि अपने बच्चों को भी धोखा दिया, अपनी सगी माँ को भी धोखा दिया। इस तरह से शायद उस महिला को ऐसा करना नहीं चाहिए था। यदि किसी के साथ जाना भी था तो कम से कम वो सच बता के आराम से निकल सकती थी। यहाँ कम से कम कई लोग तो परेशान तो नहीं होते, वो कभी परेशान नहीं होते। जाते जाते ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। जय हिंद, धन्यवाद।